नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का उद्घाटन किया। करीब 6,000 अरब रुपए की केंद्रीय परिसंपदा का मुद्रीकरण होगा। सरकार बृहस्पतिवार को सभी राजनीतिक दलों के संसदीय दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत कराएगी। काबुल से अब तक तकरीबन 600 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.63% हुई। सेना ने 26 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली 5 महिला अधिकारियों को कर्नल पद पर पदोन्नत किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का बुलंदशहर जिले के नरौरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष सप्ताह का उद्घाटन किया। और कल से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में 54 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न है, साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? श्रोता अपने उत्तर amritmahotsav@gmail.com पर भेज सकते हैं। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का उद्घाटन किया। एनएमपी में केंद्र सरकार की बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं की 4 वर्ष की योजना है। एनएमपी में अगले 4 वर्ष 2022 से 2025 तक केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के जरिए 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। यह वर्ष 2019 से केंद्र सरकार की प्रस्तावित 43 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा कार्य योजना का 14% होगा। एनएमपी में 12 से अधिक मंत्रालय और 20 से अधिक परिसंपदा श्रेणी शामिल हैं। इनमें सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेल, गोदाम, गैस और पाइपलाइन, बिजली उत्पादन और पारेषण, खनन, दूरसंचार, स्टेडियम, आवास तथा आतिथ्य सत्कार क्षेत्र हैं। इसके अलावा ये निवेशकों के लिए भी उपलब्ध होगा। एनएमपी सरकार की संपदा मुद्रीकरण के लिए मध्यम अवधि की योजना के तौर पर काम करेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि एनएमपी सरकार के उन परिसंपदाओं के बारे में है जहां पहले ही निवेश किया जा चुका है और जहां उनका पूरे तरीके से उपयोग नहीं हुआ है। National monetization pipeline is talking about brownfield assets which need to be better monetized. Ownership of assets remains with the government and there will be a mandatory hand back. They'll have to give back after a certain time. So let there not be any confusion, oh, this government is selling away. No, these are assets, brownfield, which will be still with the ownership of the government. This is a transition. You're bringing in greater innovative ways of private participation. वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे बुनियादी ढांचे से संबंधित परिसंपदा का मुद्रीकरण आवश्यक है। वित्त मंत्री ने कहा कि निजी भागीदारी से सरकार परिसंपदा का बेहतरी के लिए मुद्रीकरण करेगी और इससे जो संसाधन प्राप्त होंगे, सरकार उसे बुनियादी ढांचे से संबंधित अन्य परियोजनाओं में लगाएगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर सृजित करने, तेज आर्थिक विकास और ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में कल्याणकारी योजना के लिए ये आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि ये परिसंपत्तियां सरकार के ही नियंत्रण में रहेंगी और इन्हें वापस लिया जा सकेगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि संपदा मुद्रीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए निवेश को पूरा लाभ प्राप्त करेगी। निजी क्षेत्र और योग्यता इसमें सहायक होंगी। The government's commitment to maximize unlocking value creation from public sector assets, but also and denotes the Honorable Prime Minister's commitment infrastructure growth and economic growth in India will be private sector led, and that this government is committed to making greater opportunities available for the private sector participation, including in infrastructure. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि अगले 4 वर्ष के दौरान रेल, सड़क और ऊर्जा क्षेत्र में 6 लाख करोड़ रुपए की परिसंपदा का मुद्रीकरण किया जाएगा। Our implementation plan is that after the launch of NMP, the dashboard will also be ready. There are yearly targets over the next 4 years. There will be monthly review through the empowered committee which is chaired by the cabinet secretary. NITI will be hand-holding for transactions. We have a real-time monitoring through dashboards which will be fed in by the concerned ministries. एनएमपी पहले चल रही बुनियादी क्षेत्र की परिसंपदाओं जैसे सड़क, रेल, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, तेल और गैस तथा गोदाम के मुद्रीकरण की योजना के तौर पर काम करेगा। सरकार की योजना 6,000 अरब रुपए की परिसंपदा का मुद्रीकरण करने का है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलेल पारिक के साथ एक बैठक में आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर रिटर्न भरने में आ रही बाधाओं पर निराशा व्यक्त की। श्रीमती सीतारामन ने बार बार आ रही इन बाधाओं पर इन्फोसिस से स्पष्टीकरण मांगा। वित्त मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि इन्फोसिस को सुनिश्चित की गई सेवाओं के लिए और संसाधन तथा प्रयास करने की जरूरत है। श्री पारेख ने करदाताओं की कठिनाइयों और पोर्टल के कारण हो रही देरी के बारे में भी बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने में पोर्टल पर आ रही बाधाओं को 15 सितंबर तक दूर कर देना चाहिए, जिससे करदाता और अन्य पेशेवर बाधा रहित कार्य कर सकें। श्री पारेख ने कहा कि उनकी टीम पोर्टल के सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर 750 सदस्यों की टीम काम कर रही है। श्री पारेख ने आश्वासन दिया कि पोर्टल को बाधा रहित बनाने के लिए इन्फोसिस तेजी से काम कर रही है। सरकार बृहस्पतिवार को सभी राजनीतिक दलों के संसदीय दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत कराएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को सभी संसदीय दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राजनीतिक दलों के संसदीय दलों के नेताओं को विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर संसद भवन एनेक्सी में 26 अगस्त को सुबह 11 बजे अफगानिस्तान के ताजा स्थिति की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि सभी को ईमेल के जरिए आमंत्रण भेज दिया गया है और सभी से इस बैठक में शामिल होने का अनुरोध भी किया गया है। भारत अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा होने के बाद से काबुल से तकरीबन 600 लोगों को सुरक्षित निकाल चुका है। भारत ये निकासी अभियान अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों के सहयोग से चला रहा है। भारतीय नागरिकों को दुशांबे और कतर के जरिए वायु मार्ग से निकाला जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से तत्काल विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ से संपर्क करने को कहा है। अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों की मदद के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 58 करोड़ 25 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 7,95,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि कल 25,000 से अधिक नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जो पिछले 108 दिन में सबसे कम है। देश में उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 3,33,924 रह गई है। कल 44,157 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 16 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.63% हो गई है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक है। राजधानी दिल्ली में आज से बाजार सामान्य दिनों की तरह खुल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ सप्ताहों से कोविड मरीजों की संख्या में गिरावट को देखते हुए ये निर्णय लिया है। इससे पहले महामारी के मद्देनजर दुकानें रात 8 बजे तक ही खुल रही थीं। भारतीय थल सेना ने समयावधि के आधार पर 5 महिला अधिकारियों को कर्नल पद पर पदोन्नत किया है।
ये महिलाएं 26 वर्ष की सेवा पूरी कर चुकी हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह पहली बार है कि महिला अधिकारियों को सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स तथा इंजीनियर्स कमान में कर्नल के पद पर सेवा करने की मंजूरी दी गई है। इससे पहले महिलाओं को केवल चिकित्सा कमान और शिक्षा कमान तथा जज एडवोकेट जनरल में कर्नल के पद पर पदोन्नत किया जाता था। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेना की और शाखाओं में पदोन्नति के रास्ते खुलना महिला अधिकारियों के लिए ज्यादा अवसरों का प्रतीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 दलों के प्रतिनिधि मंडल ने जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य सरकार में मंत्री जनक राम शामिल थे। श्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी मांगें सुनी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने रखी। वो एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना तो सबकी स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा, क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज बुलंदशहर जिले के नरौरा में गंगा नदी के तट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। श्री शाह ने इस अवसर पर कहा कि बाबूजी का जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी क्षति है और उनके जाने से पैदा हुए शून्य को भर पाना मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है। पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित रहा, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को समर्पित रहा और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने के लिए वो कार्यरत रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने कल कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। लंबी बीमारी के बाद शनिवार को लखनऊ के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। उनके सम्मान में उत्तर प्रदेश में आज अवकाश घोषित किया गया है। राजस्थान सरकार ने भी 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। इसके अलावा लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में भी एक एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी सेवाएं दी। वो बुलंदशहर और एटा संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। एक रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पैदा कल्याण सिंह की 1991 में उत्तर प्रदेश में पहली भाजपा सरकार बनाने में अहम भूमिका थी और इसीलिए पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। 1997 में भी उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन धीरे धीरे उनमें और अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई वरिष्ठ पार्टी नेताओं के बीच मतभेद पैदा हो गए। यहीं से कल्याण सिंह के करिश्मे के अंत की शुरुआत हुई। बाद में उन्होंने भाजपा छोड़ दी और अपनी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। 2004 में वो वापस भाजपा में आए, लेकिन 2009 में उन्होंने एक बार फिर पार्टी छोड़ दी और अपने पुराने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन कर लिया। बाद में वो फिर से भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया, जिस पद पर वह सितंबर 2019 तक रहे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का उद्घाटन किया। करीब 6,000 अरब रुपए की केंद्रीय परिसंपदा का मुद्रीकरण होगा। सरकार बृहस्पतिवार को सभी राजनीतिक दलों के संसदीय दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत कराएगी। काबुल से अब तक लगभग 600 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.63% हुई। सेना ने 26 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली 5 महिला अधिकारियों को कर्नल पद पर पदोन्नत किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का बुलंदशहर जिले के नरौरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष सप्ताह का उद्घाटन किया और कल से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में 54 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह का आयोजन कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस विशेष सप्ताह का उद्घाटन किया। इसमें जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के अनुरूप देश भर से लोग हिस्सा लेंगे। आकाशवाणी समाचार और उसके क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। एक रिपोर्ट। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी आजादी के अमृत महोत्सव पर माइक्रोसाइट शुरू करेगा, जबकि ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन बीओसी संविधान निर्माण पर ई पुस्तक जारी करेगा। बीओसी 75 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा, जो स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की प्रेरक कहानियां, विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां, कोविड-19 टीकाकरण के बारे में जागरूकता और टोक्यो ओलंपिक में भारत उपलब्धि जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। गीत और नाटक कलाकार नुक्कड़ नाटक, जादू, कठपुतली, लोक गायन के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव के संदेश का प्रचार करेंगे। प्रकाशन विभाग स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारियों पर ऑनलाइन क्विज आयोजित करेगा और विभाग द्वारा प्रकाशित स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पुस्तकों पर पॉडकास्ट श्रृंखला चलाई जाएगी। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय अपने वेबसाइट पर आभासी फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित करेगी। फिल्म डिवीजन भारत में चलचित्र निर्माण में तकनीकी प्रगति के विषय पर वेबिनार और ऑनलाइन फिल्म समारोह आयोजित करेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में पहली 5 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा आज रात ऊना जिले में संपन्न होगी। बृहस्पतिवार से शुरू हुई यात्रा के दौरान लगभग 90 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 620 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की गई। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यात्रा के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और श्री ठाकुर का राज्य भर में भव्य स्वागत किया गया। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अनुराग ठाकुर का हिमाचल प्रदेश का यह पहला दौरा रहा। 5 दिन तक चली जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों का भारी हुजूम उमड़ा और यात्रा के दौरान 8 जिलों के 35 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया। ये यात्रा इसलिए भी खास रही क्योंकि अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की 7 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया। वहीं केंद्रीय युवा कार्य व खेल और सूचना व प्रसारण मंत्री के रूप में अपनी प्राथमिकताओं को भी जनता के समक्ष रखा। अनुराग ठाकुर ने राज्य के 4 लोकसभा क्षेत्रों में पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया और बड़ी संख्या में जनसभाएं की। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री ने न केवल अनेक मुद्दों पर विपक्षी दलों को घेरने का प्रयास किया, वहीं संसद के मानसून सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के रवैये की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल की समृद्ध कला संस्कृति को देश की दुनिया में पहुंचाने के अलावा प्रदेश में खेलों को भी व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के अनेक स्थानों पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया दौड़ को भी हरी झंडी दिखाई। जन आशीर्वाद यात्रा आज देर शाम ऊना जिले के महतपुर में समाप्त हो रही है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आज से शुरू होने वाले आजादी के अमृत महोत्सव सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई है। इस दौरान किसानों के लिए
प्रधानमंत्री कुसुम योजना और छत पर लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मानव थंगराज ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के सिलसिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की एक साइकिल रैली को रवाना किया। कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक 2850 किलोमीटर की ये साइकिल रैली 2 अक्टूबर 2021 को संपन्न होगी। रैली का नेतृत्व सहायक कमांडेंट प्रदीप कुमार कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 23 अगस्त का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1933 में उपवास के कारण तबीयत बिगड़ने पर महात्मा गांधी को यरवदा जेल से रिहा किया गया था। अगस्त 1933 की शुरुआत में बापू ने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के अपने इरादे की घोषणा की। औपनिवेशिक सरकार ने अहमदाबाद में बापू को गिरफ्तार कर साबरमती जेल भेज दिया। बाद में उन्हें यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। क्योंकि उन्हें जेल के भीतर हरिजनों के लिए काम करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने 16 अगस्त से भूख हड़ताल शुरू कर दी। और 20 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 23 अगस्त को उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया। आज की इस कड़ी में हम आपके लिए एक और महान स्वतंत्रता सेनानी की कहानी भी लेकर आए हैं, टुंगुटूरी प्रकाशम पंतुलु की, जो आंध्र केसरी के नाम से भी लोकप्रिय हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी टंगुटूरी प्रकाशम का जन्म आज ही के दिन 1872 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हुआ था। प्रकाशम जिले का नाम उनके नाम पर ही रखा गया। वे अंग्रेजों के खिलाफ अपने साहस और वीरता के लिए जाने जाते हैं। 1928 की एक ऐतिहासिक घटना में साइमन कमीशन की तत्कालीन मद्रास यात्रा के दौरान वे पुलिस के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के समक्ष प्रदर्शित वीरता के अलावा प्रकाशम 1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने गुंटूर में 30,000 कांग्रेस स्वयंसेवकों के साथ प्रदर्शन किया। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का उद्घोष किया। इस आंदोलन में प्रकाशम ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशम ने स्वराज पत्रिका शुरू की और देश भर में राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाया। टुंगुटूरी प्रकाशम ने मद्रास लॉ कॉलेज से विधि की स्नातक उपाधि हासिल की। 14 साल तक वकालत करने के बाद वो इंग्लैंड गए और मद्रास उच्च न्यायालय में वकील के रूप में अहर्ता प्राप्त करने के लिए बैरिस्टर का कोर्स पूरा किया। लंदन जाने वाले जहाज पर पहली बार उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। उन्होंने आजादी से पहले 4 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया।
उन्होंने तत्कालीन मद्रास और आंध्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया। उनकी प्रशासनिक क्षमता राज्य के कई क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण निर्णयों में परिलक्षित होती है। मद्रास प्रांत के लिए उनके द्वारा तैयार की गई जमींदारी उन्मूलन रिपोर्ट देश से जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के भारत सरकार के प्रयासों का अग्रदूत बन गई। 20 मई 1957 को टंगुटूरी प्रकाशम ने अंतिम सांस ली और देश ने अपने महानतम सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक को खो दिया। देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले ऐसे महापुरुषों की निस्वार्थ सेवा का भारत सदैव ऋणी रहेगा। और अब हम आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की इस कड़ी को विराम देते हैं। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथा को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अपराजिता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। अपूर्व चंद्रा ने आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य किया है। पैरालंपिक खेल कल से तोक्यो में शुरू हो रहे हैं। इन खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन सहित 9 स्पर्धाओं में भारत के 54 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन खेलों में पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया है। ओलंपिक के बाद अब सबकी निगाहें पैरालंपिक खेलों पर लगी हैं, जिनकी शुरुआत कल से तोक्यो में हो रही है। ये खेल कल से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलेंगे। इस बार भारत के 54 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। तोक्यो में भारतीय एथलीट 9 अलग अलग स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत के लिए 2016 रियो पैरालंपिक खेल सबसे सफल रहा था। इसमें भारतीय एथलीटों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक जीते थे। भारत 1968 से पैरालंपिक खेलों में हिस्सा ले रहा है। पैरालंपिक में अब तक भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं। पैरालंपिक खेलों में भारत की ओर से पहला पदक मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में तैराकी में जीता था। इन खेलों में पदक की उम्मीदों में बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास, पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल और सोनल बेन पटेल, वहीं ताइक्वांडो में अरुणा तंवर पर सबकी निगाहें होंगी। पैरा पावर लिफ्टिंग में जयदीप और सकीना खातून अपना दमखम दिखाएंगी। इन खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरे देश की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। श्रीनगर और जम्मू में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और तेज धूप रहेगी। पूर्वोत्तर के ज्यादातर शहरों गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, गंगटोक और अगरतला में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और वर्षा होने की संभावना है। बुलेटिन समाप्त करने से पहले अमृत महोत्सव क्विज के आज का प्रश्न फिर से सुन लें। साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? श्रोता अपने जवाब amritmahotsav@gmail.com पर भेज सकते हैं। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का उद्घाटन किया। करीब 6,000 अरब रुपए की केंद्रीय परिसंपदा का मुद्रीकरण होगा। सरकार बृहस्पतिवार को सभी राजनीतिक दलों के संसदीय दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत कराएगी। काबुल से अब तक तकरीबन 600 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सेना ने 26 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली 5 महिला अधिकारियों को कर्नल पद पर पदोन्नत किया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।